कुचिपुड़ी नाम का एक गांव था। नदी के किनारे बसे इस गांव के लोगों का जीवन आधार वो नदी ही थी। उसी गांव में विष्णु और अनीता ये पति पत्नी रहते थे। विष्णु मछलियां पकड़कर उन्हें बेचा करता था, उसी से अपना घर चलाता था। उनकी एक छोटी बेटी थी, मीना। वो हर रोज स्कूल जाकर मन लगाकर पढ़ती थी। मीना के जन्मदिन के पहले उसके माता पिता आपस में बातें कर रहे थे। अनीता कहती है, सुनिए, कल मीना का जन्मदिन है, शहर जाकर उसके लिए नए कपड़े ले आते हैं। विष्णु कहता है, ठीक है, आज मैं घर पर ही रुक जाता हूं, तुम अपना काम जल्दी खत्म करो, फिर शहर चलेंगे। अनीता ठीक है कहती है। फिर दोनों मिलकर शहर जाने लगते हैं। रास्ते में उनकी कार को सामने से आ रही ट्रक धड़कने से दोनों वहीं मर जाते हैं। इन सब बातों से अनजान मीना शाम को स्कूल से घर लौटती है। घर पर मां बाबा नहीं है ये देख वो परेशान हो जाती है। वो उनकी राह देखने लगती है। बहुत देर हो गई, वो नहीं आते। मीना के मन में डर पैदा हो जाता है। रात हो रही थी। मां बाबा कहाँ है आप? यूं कहकर मीना रोने लगती है। फिर रोते रोते वहीं सो जाती है। अगले दिन सुबह मीना के मामा जी अपनी बहन और बहनोई का शव लेकर घर आते हैं। सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वहां काफी शोर हो जाता है। रोना धोना शुरू हो जाता है। इस आवाज से मीना की नींद खुलती है। वो बाहर आकर देखती है। माँ बाबा को यूं देख वो फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, बाबा उठिए ना, मामा जी इन्हें क्या हो गया है? वो पूछती है। उस मासूम के सवालों का जवाब नहीं था उसके मामा के पास। बाद में उनके अंतिम संस्कार हो जाते हैं। मीना दुखी होकर घर में अकेली बैठी थी। उसके मामा जी आकर, मीना घर चलो बेटा, कल से भूखी हो तुम, यूं कहते हैं। नहीं मामा जी, मुझे भूख नहीं है, मुझे भी अपने माँ बाबा के पास जाना है, यूं कहकर मीना रोने लगती है। बेटा ये क्या कह रही हो, जिद मत करो, चलो, यूं कहकर उसके मामा जी उसे अपने साथ घर ले जाते हैं। मामी मीना को खाना खिलाती है। मीना को माँ बाबा की याद आती रहती है। दिन बीत रहे थे। मामी का बर्ताव मीना के प्रति ठीक नहीं था। ये बात मीना जान गई थी। मन ही मन, मैं और कितने दिन यहां रहूंगी, मुझे खुद ही अपनी मदद करनी होगी। मामी को मेरा यहां रहना पसंद नहीं है। एक न एक दिन वो गुस्से में कुछ कह देगी, उससे पहले ही मुझे यहां से जाना चाहिए। यूं सोच मीना किसी को बताए बगैर पास के गांव में चली जाती है। उसके मामा जी उसे बहुत ढूंढते हैं, पर मीना का कोई अता पता नहीं मिलता। वो परेशान हो जाते हैं। कुछ दिन बीत जाते हैं। मीना उस गांव से भी दूसरी जगह सिम्हाचलम नाम के गांव में चली जाती है। वहां एक पेड़ के नीचे बैठ, मां भूख लगी है, यूं व्यथित होकर कह रही थी। तभी एक बुजुर्ग आदमी वहां से गुजर रहा था। कौन हो बेटा तुम? तुम्हारा कोई नहीं है क्या? यूं पूछता है। दादाजी, मेरा कोई नहीं है, मैं यहां किसी को नहीं जानती, मीना कहती है। अरे रे बेटा, तुम्हें भूख लगी है? चलो मेरे साथ, नदी के पार ही मेरा गांव है, वो आदमी कहता है। मीना उसके साथ नदी के उस पार उसके घर चली जाती है। वहां उनके घर जाने के बाद, दादाजी क्या आप भी यहाँ अकेले रहते हैं? यूं पूछती है। हाँ बेटा, मेरा भी कोई नहीं है, मेरे बचपन में ही माँ बाबा गुजर गए, मैं अकेला जो मिला वो काम करते हुए यूं रहता हूं, मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। मीना को उन पर दया आती है। ठीक है बेटा, मुझे नदी पर नाव ले जानी होगी, काम करके लोग घर लौटने का वक्त हो गया है। वो आदमी नाव लेकर चला जाता है। मीना उस घर की सफाई करने लगती है, झाड़ू लगाती है। कुछ देर बाद वो आदमी घर लौटता है। वो घर देखकर चौंक जाता है। बेटा, ये सब तुमने किया है?
बहुत खूब, इसे कहते हैं घर। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। दादाजी, क्या मैं भी यहाँ आपके साथ रह सकती हूँ? वो आदमी खुशी से, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम यहाँ खुशी से रहो। दादाजी, एक बात बताइए, क्या आपको उस गांव जाने के लिए बस की सुविधा नहीं है? नहीं बेटा, इसीलिए तो नदी पार करते हैं लोग नाव में बैठकर, और मैं यही नाव चलाने का काम करता हूँ। मीना ये सुनकर, फिर मुझे भी नाव चलाना सिखाएंगे आप? तैरना भी सिखा दीजिएगा, यूं कहती है। जरूर सिखाऊंगा बेटा। वो बुजुर्ग आदमी मीना को नाव चलाना और पानी में तैरना सिखा देता है। कुछ ही दिनों में मीना तैरना सीख जाती है, साथ ही नाव चलाना भी। एक दिन मीना नाव लेकर नदी में चली जाती है। उतने में एक बड़ी मछली जबड़ा खोलकर नाव के पास आ जाती है, मानो वो मीना को निगलना चाहती हो। मीना उसे देख डर जाती है, नाव से पानी में छलांग लगाती है और तैरते हुए किनारे पर आ जाती है। मछली भी मीना के पीछे पीछे आ रही थी, पर उसे पकड़ नहीं पाती। मीना रोते हुए, अरे मेरी नाव तो नदी में ही रह गई, यूं व्यथित होकर कहती है। क्या करे उसकी समझ में नहीं आता। घर पर वो बुजुर्ग आदमी आराम करने के बाद उठ जाता है, मीना को ढूंढने लगता है। मीना, मीना, कहाँ हो बेटा? पर मीना घर पर नहीं थी। वो उसे ढूंढते ढूंढते नदी तक चला जाता है। नाव भी नहीं दिखाई देती। वो परेशान हो जाता है। इतने में उसे मीना दिखाई देती है। वो रो रही थी। उसे देख, क्या हुआ बेटा, तुम यहाँ रो क्यों रही हो? नाव कहाँ है? वो पूछता है। मीना रोते हुए सारी कहानी बताती है। लेकिन तुम असल में यहाँ आई ही क्यों? वो मछली बड़ी खौफनाक है। तुम ठीक तो हो ना? मैं नाव ले आऊंगा, तुम चिंता मत करो, यूं कहकर दादाजी उसे घर जाने को कहते हैं। मीना रोते हुए घर चली जाती है। दादाजी बड़ी लकड़ी की मदद से नाव किनारे पर ले आते हैं, फिर नाव लेकर चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वो बीमार हो जाते हैं, बिस्तर से उठ नहीं पाते। लेटे लेटे छत की ओर देखते हुए सोचा करते हैं। मीना उनके पास जाकर, दादाजी आप क्या सोच रहे हैं? आप मेरी चिंता मत कीजिए, आपकी तबीयत और बिगड़ जाएगी। बेटा मीना, मैं इतने दिन अकेला था, तुम आने पर मुझे सहारा मिला। तुमने पोती की तरह प्यार दिया मुझे। अब मेरी तबीयत बिगड़ रही है, न जाने कब ईश्वर अपनी शरण में बुला ले। तुम सावधान रहना बेटा, अपना ख्याल रखना। दादाजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको कुछ नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं आपको अच्छे अस्पताल ले जाऊंगी, नाव चलाकर पैसे कमाऊंगी। मीना यूं कहकर नदी पर जाती है। दिन भर नाव चलाकर अच्छे खासे पैसे कमा लेती है। यही बात वो आकर दादाजी को बताती है। वो खुश हो जाते हैं। फिर वो डॉक्टर को लेकर घर आती है। डॉक्टर दादाजी की जांच करती है, कुछ दवाइयां और इंजेक्शन लिख देती है, उनका ख्याल रखने के लिए कहती है। मीना ठीक है कहती है। रोज मीना नाव चलाकर पैसे कमाती और उन्हीं पैसों से दादाजी का इलाज भी कराती। कुछ दिन बीत जाते हैं, दादाजी स्वस्थ हो जाते हैं। मीना बेटा, तुमने बहुत मेहनत की, मेरी तो जान बचाई तुमने। तुम्हारा ये एहसान मैं कैसे चुकाऊं? यूं कहकर वो रोने लगते हैं। ये क्या दादाजी, मुझे अपनी पोती कहते हैं आप? फिर शुक्रिया क्यों कह रहे हैं? मैंने तो अपना फर्ज निभाया। आपने ही तो मुझे तैरना सिखाया, नाव चलाना सिखाया, हिम्मत दी, उसी का नतीजा है ये। और हाँ, कल से मैं नाव में मछलियां पकड़ने वाली हूं। ठीक है मीना, मैं तुम्हारे लिए एक नई नाव खरीदूंगा, दादाजी कहते हैं। मीना खुश हो जाती है। दादाजी उसे नई नाव खरीद देते हैं। मीना खुशी खुशी उस नाव में मछलियां पकड़ने लगती है। दोनों भी यूं पैसे कमाकर अपना गुजारा करते हैं, साथ ही घर में जरूरी सारी चीजें ले आते हैं। दादा और पोती
खुशी से रहने लगते हैं। शंकरपल्ली नाम का एक गांव था। उस गांव में विष्णु, राधिका ये पति पत्नी रहते थे। उनकी 2 बेटियां भी थी, कावेरी और कीर्ति। उनका परिवार गरीब था। बड़ी बेटी कावेरी पढ़ने में होशियार थी। छोटी बेटी कीर्ति थोड़ी नासमझ थी। विष्णु जहां काम मिले, जो काम मिले करता था। राधिका घर का ख्याल रखती थी। एक दिन विष्णु राधिका से, राधिका, मैं आज दूसरे गांव जा रहा हूं। मुझे लौटने में 1 महीना लग सकता है। तब तक तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। ये लो कुछ पैसे, ध्यान से खर्च करना। विष्णु उसे पैसे देकर सावधानी से रहने को कहता है। राधिका भी, आप भी ख्याल रखिए, यूं कहती है। विष्णु दूसरे गांव चला जाता है। देखते देखते 1 महीना गुजर जाता है। सारे लोग जो उस काम पर गए थे वापस लौटते हैं, पर विष्णु ना आने पर राधिका उसके चाचा जी रामैया से, चाचा जी, सारे लोग तो वापस लौट आए, पर ये नहीं आए। बेटा, विष्णु किसी काम से रुक गया है। ये देखो, उसने पैसे भेजे हैं, तुम्हें देने के लिए कहा है। मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था, उतने में तुम ही आ गई। राधिका वो पैसे ले लेती है। मन ही मन, ये क्या, सारे लोग चले आए, फिर ये किस काम से रुक गए होंगे, यूं सोचती है। दिन बीत रहे थे, पर विष्णु नहीं लौटता। राधिका चिंतित होकर रामैया के घर जाती है। चाचा जी, इतने दिन हो गए, मेरे पति कभी इतने दिन हमसे दूर नहीं रहे। मुझे चिंता हो रही है। सच बताइए चाचा जी, मेरे पति कहाँ है? बेटा राधिका, मुझे माफ कर दो। मैंने तुमसे झूठ बोला। उस दिन जब हम जा रहे थे ना, तब तेजी से आने वाली एक लॉरी मुझे कुचलने ही वाली थी। तब मुझे बचाने के लिए विष्णु ने अपनी जान दांव पर लगा दी। वो बेचारा वही मर गया। यूं रामैया राधिका को सारी बातें बताता है। राधिका रोते हुए, चाचा जी, आपने मुझसे ये बात क्यों छिपाई? फिर वो पैसे जो आपने मुझे दिए थे, वो किसने दिए? वो पैसे मैंने ही दिए थे बेटा। तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए मैंने मदद करनी चाहिए। तुम अपना खर्च कैसे उठाओगी? चाचा जी, आपका शुक्रिया। दुख तो इस बात का है कि मैंने अपने पति को आखिरी बार देखा भी नहीं। ये रोते हुए राधिका दुखी होकर घर लौट जाती है। दिन बीत रहे थे। राधिका ये बात बच्चों से छिपाती है। कावेरी पूछती है, माँ, बाबा कहाँ है? कितने दिन हो गए उन्हें गए? उस पर राधिका, बाबा किसी काम से रुक गए हैं बेटा। रामैया दादाजी बता रहे थे, उन्हें कुछ और दिन लग सकते हैं वापस आने में, यूं कहती है। इस पर बच्चे भी ठीक है कहते हैं। घर के हालात ठीक नहीं थे, इसलिए राधिका रोज जंगल में जाकर लकड़ियां ले आती थी। गांव में बेचकर पैसे जोड़ती थी, अपना और बच्चियों का गुजारा करती थी। वो एक बार रात को अकेली बैठ रो रही थी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा है। मेरे पति को मुझसे दूर करके तुमने हम पर बहुत अन्याय किया है। ऐसा भी दिन आएगा कभी सोचा नहीं था। जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने की कस्में खाई थी हमने, सपने देखे थे। यूं सोच राधिका व्यथित हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद राधिका दोनों बेटियों से, बेटा, मैं जंगल में लकड़ियां लाने जा रही हूं, मेरे लौटने तक तुम ख्याल रखना अपना, यूं कहती है। कावेरी कहती है, माँ, आज हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं बेटा, जंगल में बाघ है, शेर है, तुम दोनों यहीं पर खेलो, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगी। माँ, जंगल में शेर है, फिर तुम क्यों जा रही हो? तुम्हें डर नहीं लगता? मैं घर पर रहूंगी तो हमारा घर कैसे चलेगा बेटा?
पैसे तो जोड़ने होंगे ना हमें। बाबा हमें पैसे भेजते थे ना, पर अब नहीं भेज रहे। माँ, दरअसल बात क्या है, मुझे नहीं बताओगी? बेटा, मैंने कहा ना, बाबा दूसरे गांव गए हैं। क्यों बार बार पूछ रही हो मुझे? बाबा आएंगे, जल्द ही वापस आएंगे, ठीक है? यूं कहकर राधिका जंगल की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में मन ही मन सोचती है, बच्चों को मैं क्या बताऊं? बार बार पूछ रहे हैं, बाबा कब आएंगे, बाबा कहाँ गए हैं, कहां से लाऊं उनके बाबा? यूं व्यथित होकर राधिका जंगल में जाती है। कावेरी अपनी छोटी बहन कीर्ति को लेकर रामैया के घर जाती है। दादाजी, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ, सच बताइएगा, कसम खाइए। ठीक है कहकर रामैया, ये लो खाई कसम, मैं सच बताऊंगा। मेरे बाबा कहाँ है? आपने कसम खाई है, सच बताइए। तुम्हारी माँ ने जो बताया वही सच है। उस पर कावेरी कहती है, माँ ने कहा बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। वही सच है बेटा, तुम्हारे बाबा मर गए हैं। रामैया कावेरी को सारी बातें बताता है। वो रोने लगती है। मेरे बाबा मर गए हैं। माँ ने मुझे ये सब नहीं बताया दादाजी, आपने बताई सारी हकीकत। कावेरी और कीर्ति दोनों रोने लगती है। रामैया उन्हें समझाने की कोशिश करता है। बाद में दोनों घर चली जाती है। कुछ देर बाद राधिका लकड़ियां बेचकर घर लौटती है। बच्चों को रोते देख परेशान होकर, क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बताओ? यूं पूछती है। माँ, तुमने हमसे झूठ क्यों बोला? बाबा मर गए हैं, ये सच तुमने क्यों छुपाया माँ हमसे? बोलो ना माँ, बोलो। तुम दोनों यूं व्यथित हो जाओगी, इसीलिए नहीं बताया। यूं कहकर राधिका भी रोने लगती है। दिन बीत रहे थे। राधिका लकड़ियां बेचकर अपना गुजारा कर रही थी। दोनों बेटियां एक दिन मां के पास आकर, मां, आज हमारी स्कूल की छुट्टी है, हमें भी अपने साथ जंगल ले चलो ना मां। पिछली बार तुमने मना किया था, ले चलो ना मां। तुम नहीं ले जाओगी तो हम खुद ही चले जाएंगे। उनकी जिद के आगे राधिका, ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ले चलती हूं, यूं कहती है। पर वहां जंगली जानवर है, इसलिए मैं डरती हूं। कावेरी कहती है, मां, तुम हो ना हमारे साथ, फिर डर किस बात का? हम भी जंगल देखेंगे, जानवर देखेंगे। कावेरी कहती है। फिर राधिका उन दोनों को लेकर जंगल में जाती है। राधिका लकड़ियां जमा कर रही थी। कावेरी और कीर्ति दोनों खेल रही थी। उतने में उन्हें एक आवाज सुनाई देती है। वो बाघ की दहाड़ थी। वो तीनों डर जाती है। बाघ उनके सामने आ ही जाता है। राधिका कीर्ति को उठाकर भागने लगती है। कावेरी भी उसके पीछे दौड़ रही थी। वो भाग रही थी, बाघ उनका पीछा कर रहा था। उतने में राधिका को एक नदी दिखाई देती है। बाघ से बचने के लिए वो तीनों भी नदी में कूद जाती है। उन्हें तैरना नहीं आता। राधिका उनसे, मेरे मना करने पर भी तुम दोनों ने जिद की ना और मेरे साथ आई। अब मैं क्या करूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरे बच्चों की रक्षा करो, भले ही मेरी जान क्यों न चली जाए। यूं राधिका भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी उन्हें एक तरफ एक पेड़ की टहनी दिखाई देती है। राधिका कीर्ति को उस पर बिठा देती है। फिर कावेरी को भी वो ऐसे तैसे उस टहनी पर बिठा देती है। वो टहनी थोड़ी कमजोर थी। अगर मैं भी इस पर चढ़ जाऊं तो मेरी बच्चियां पानी में गिर जाएगी। यूं सोच राधिका कावेरी से कहती है, बेटा, अब शायद मैं ना बच पाऊं। तुम कीर्ति का ख्याल रखना, अपना भी ख्याल रखो बेटा। यूं वो दोनों को सावधान रहने को कहती है। दोनों बच्चियां मां को देख रोने लगती है। मां, मां। कावेरी और कीर्ति दोनों रो रही थी।
उतने में एक बड़ा सा मगरमच्छ आ जाता है। वो दोनों डर जाती है। माँ, 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 यूं चिल्लाने लगती है। इसके बाद क्या होता है कहानी के अगले अंक में देखेंगे।